यस सर। चलो ठीक है। तो बेसिकली अलार्म हम लोग को पता है कि किस लिए यूज़ होता है, किसी भी इंडिकेशन को देने के लिए। अगर हम लोग ने कोई वैल्यू सेट कर रखी है, उस वैल्यू तक अगर हमारे पर्टिकुलर वेरिएबल अगर वो पहुंच जाता है तो हमारा इंडिकेट हो जाए, सिंपल सा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर अलार्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक आपके आपके स्क्रीन पे एक अलार्म डिस्प्ले की विंडो दिखाई दे रही है और एक स्लाइडर दिखाई दे रहा है। बेसिकली स्लाइडर मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मुझे एक वेरिएबल चाहिए था जो 0 से 100 तक वेरी हो सके। अगर इसकी जगह पे अगर हम कोई सेंसर लेना चाहें, रियल वर्ल्ड का कोई सेंसर हम लेना चाहें, जैसे टेम्परेचर सेंसर हो गया, फ्लो सेंसर हो गया, लिमिट सेंसर हो गया, मीन्स अलग अलग तरीके के हमारे पास सेंसर्स होते हैं। वो अगर हम उसमें ले लें और पीएलसी से लिंक कर दें और पीएलसी से लिंक करके स्काडा को लिंक कर दें, तो क्या होगा कि जो पीएलसी के पास डेटा आएगा वो स्काडा पे भी आएगा। और स्काडा पे आने के बाद यहाँ पर वो चीज़ दिखाती रहेगी कि वो जो सेंसर की वैल्यू है वो लो है या वो वेरी लो है, वो हाई है या वेरी हाई है। ठीक है। तो अभी हमारे पास पीएलसी नहीं है बेसिकली, और हम अभी पीएलसी सीखे भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर स्लाइडर ले रहे हैं। ठीक है। अब अब स्लाइडर पे हम लोग किस तरीके से प्रॉपर्टी लगाते हैं वो देख लेते हैं। यही प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम किसी भी सेंसर पे हम लोग को लगानी होती है। ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई सेंसर ले लिया, उस सेंसर का टैग नेम तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो जैसे टैग नेम दिया जाता है वैसे ही यहाँ पर चीज़ों को किया जाता है। देखिए हमने यहाँ पर क्या, सबसे पहले स्लाइडर लिया, स्लाइडर का टैग नेम मैंने ए दिया। उसके बाद ए पे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास देखिए, इस टाइम पे मैंने सेव नहीं किया था कल, तो यहाँ पर देखिए डिटेल क्लिक है। मुझे यहाँ पर अलार्म यूज़ करना है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो तुम केवल और केवल अलार्म यूज़ करो या फिर डिटेल एंड अलार्म दोनों यूज़ करो। तो मैंने डिटेल एंड अलार्म दोनों यूज़ करने का सोचा और डिटेल एंड अलार्म पे मैंने क्लिक करा। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे इस तरीके से पहले रहता है। जब आप डिटेल एंड अलार्म पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ये अनसेलेक्ट रहता है। हमें यहाँ पर ये चारों थ्रेशोल्ड पॉइंट सेलेक्ट करना होता है। तो चारों थ्रेशोल्ड पॉइंट को मैंने को सेलेक्ट करना होगा, तो मैंने यहाँ पर इनको क्या किया, टिक कर लिया बेसिकली। टिक करने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अपनी लिमिट्स देनी है। मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे पास यहाँ पर 4 थ्रेशोल्ड पॉइंट्स होते हैं। उस 4 थ्रेशोल्ड पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर अपनी वैल्यू देनी होती है। जैसे सबसे पहला है हमारा वेरी लो, फिर लो, फिर हाई, फिर वेरी हाई। ठीक। अब इसी चीज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 थ्रेशोल्ड पॉइंट्स दे रखे हैं। हमने यहाँ पर सबसे पहले 20 दिया। 20 का सिंपल सा मतलब है कि जीरो हमारी इनिशियल वैल्यू है, कहीं कहीं भी मतलब अगर हम लोग स्लाइडर ले रहे हैं तो स्लाइडर का इनिशियल वैल्यू जीरो है। तो जीरो यहाँ पर हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है, बट ये क्या हुआ, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हमें जीरो दिखाई नहीं देगा, बट जीरो एक इनिशियल वैल्यू है, तो यहाँ पर उसको हम लोग इंक्लूड भी नहीं कराएंगे, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग स्लाइडर के 0 से 20 तक होगा। देन 20 से 40 तक हमारा लो रहेगा। देन 41 हम लोग यहाँ पर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लो की जो लास्ट लिमिट है वो 40 है। ठीक। तो हाई कब से स्टार्ट होगा, यहाँ पर हमने स्टार्टिंग लिमिट दी है कि हाई कब से स्टार्ट होगा, 41 से स्टार्ट होगा और कब तक रहेगा, 80 तक रहेगा। और 80 के बाद 100 तक ये हमारा वेरी हाई रहेगा। इसमें कुछ कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल हम लोग ने यहाँ पर इंटरवल देके सेव करके क्लोज करके ओके कर दिया। जब हमने ओके कर दिया तो ये वाली विंडो कैसे आई वो मैं फिर से बता देता हूँ। हमारा विजार्ड पे हम लोग गए, यहाँ पर हमारे पास अलार्म डिस्प्ले की एक ऑप्शन है। उस अलार्म डिस्प्ले में यहाँ पर हमारे पास अलार्म डिस्प्ले की विंडो है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके की हमारे पास विंडो आ जाएगी। उसको हम लोग इनलार्ज कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर सुनने समझने वाली बात यह है कि अलार्म डिस्प्ले में हमारे पास यहाँ पर कोई भी अलार्म पे प्रॉपर्टी हम लोग नहीं देते। मीन्स यहाँ पर जैसे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि स्लाइडर ले रहे थे तो ऑब्जेक्ट ले रहे थे, तो उस टाइम पे हम लोग उसमें एक्सप्रेशन के तौर पे ए दे देते थे। ठीक। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अलार्म जो होता है वो ऑटो डिटेक्टेबल होता है। जिस भी टैग नेम पे आपने अलार्म को लगाया होगा, जैसे मैंने ए के प्रॉपर्टी पे जाके यहाँ पर अलार्म और डिटेल लगाया है, तो उसी तरीके से अगर मैंने किसी और पे भी लगाया होगा
तो अलार्म क्या करेगा, जब रन टाइम हम लोग मूव करते हैं, जब हम लोग रन टाइम पे जाते हैं, तो अलार्म उन सारे टैग्स को मॉनिटर करता है कि किस किस में अलार्म लगा हुआ है, और वो उसको अपनी विंडो पे दिखा देता है। मीन्स यहाँ पर कुछ भी आपको देने की जरूरत नहीं है। बस देने की जरूरत क्या है कि आपको यहाँ पर ये बताना होगा कि आप उसको किस तरीके से लेना चाहते हैं, समरी फॉर्म में लेना चाहते हैं कि हिस्टोरिकल फॉर्म में लेना चाहते हैं। समरी फॉर्म का क्या मतलब होता है कि एक लाइन पे आपको सारी चीजें दिखा देगा, मतलब करंट लोकेशन ये दिखाता रहेगा, आपकी जो पिछली वैल्यू है वो यहाँ पर नहीं दिखाएगा। हमने यहाँ पर करके भी देखा था कल, बट आज फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर समरी है, सबसे पहले समरी सेलेक्टेड रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज में कुछ है कि शो टाइटल, मीन्स यहाँ पर टाइटल्स दिखाई देना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर शो स्टेटस बार दिखाई देना चाहिए, मीन्स ये सब जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल सा टिक करना है, अगर आप टिक हटाते हैं तो आपको अंतर पता चल जाएगा। ठीक, मैंने यहाँ पर ओके किया। नेक्स्ट रन टाइम पे मैं मूव करूंगा। देखिए समरी फॉर्म का सिंपल सा मतलब होता है कि ये एक लाइन में आपको चीज़ों को दिखाएगा, जो भी वैल्यू होगी वो एक लाइन में दिखाएगा। मैंने इसको ऊपर किया, 20 से मैंने जैसे ही ऊपर किया, ये किस इंटरवल में आ चुका है, अब इसकी वैल्यू इस टाइम पे 25 है। रुक जाओ, मैं थोड़ा सा हैश टैग को छोटा कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर वैल्यू जो है वो हमारी 25 है, तो 25 या 20 से 40 तक का जो इंटरवल है वो लो के लिए है बेसिकली। यहाँ देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लो है और यहाँ पर लिमिट भी दिखा दी, बट ये पॉइंट हमें नहीं समझ में आ रहा कि ये पॉइंट क्या है, क्योंकि यहाँ पर 25 है बट यहाँ पर दिखा रहा है 20.26। ये ऐसा क्यों दिखा रहा है, इसको समझो। ये आ, हमारी करंट वैल्यू नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना, ये हमारी करंट वैल्यू नहीं है, ये हमारी वो वैल्यू है जिस टाइम पे हमारा अलार्म जो है वो डिस्प्ले हुआ है बेसिकली। ठीक, अलार्म पे कितने टाइम पे वैल्यू आई वो वैल्यू यहाँ पर ये दे रखी है 20.26। मीन्स हमने जो वैल्यू दे रखी थी वो 20 दे रखी थी, बट 20.26 मीन्स 0.26 का क्या है यहाँ पर लेट है, थोड़ा सा हमारी जो वैल्यू है वो छूट गई एक तरीके से अगर देखा जाए तो। ठीक, ये ऐसा कब होता है, ये तब होता है जब आप यहाँ पर जो वैल्यू दे रहे हैं वो बहुत जल्दी जल्दी दे रहे हैं। तो अगर आप बहुत जल्दी जल्दी वैल्यूज दोगे तो यहाँ पर उतना ही एरर बढ़ेगा। अब कैसे देखो, जैसे यहाँ पर हमने 4 रखी है, जैसे ही मैं इसको सडनली ऊपर लेके जाऊंगा, मीन्स एकदम से ऊपर लेके जाऊंगा, तो यहाँ देख पा रहे होगे मैंने जो लिमिट दे रखी थी वो 80 दे रखी थी, बट यहाँ पर जो एरर हुआ है वो 10 पॉइंट का एरर हुआ है, क्योंकि 90 पे ये अलार्म यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ है। इसका सिंपल सा मतलब समझो, जब कभी भी हम किसी चीज़ को मॉनिटर करते हैं तो मॉनिटर करते टाइम पे यहाँ पर वैल्यू धीरे धीरे आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। अगर वहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट होता है, वहाँ पर कोई वैल्यू का एकदम सडन सा चेंज होता है, तो यहाँ पर हमें वो चीज़ पता चल जाएगी एरर के फॉर्म में कि भाई अगर सडन चेंज हुआ है तो वो राइज करेगा बहुत सडनली, तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर एरर बहुत ज़्यादा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे वहाँ पर सडन चेंज हुआ है। अगर धीरे धीरे स्मूथली चेंज होता रहेगा तो यहाँ पर हमें पता चलता रहेगा। ठीक है, ये सिंपल सा आपको बताने की, नोटिफिकेशन देने के लिए। बाकी यहाँ पर आपको अनएक्नॉलेजमेंट दिखाई दे रहा है, अनएक्नॉलेजमेंट दिखाई दे रहा है, ये क्या है कि हमने अभी तक अलार्म को नहीं देखा है, अब हमें अलार्म को देखना है या अलार्म को एक्नॉलेज करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक बटन चाहिए होता है। उस पर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं सब्सटीट्यूट स्ट्रिंग पे जाके ACK, एक्नॉलेजमेंट। ACK लिखने के बाद हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसमें हमें स्पेशल प्रॉपर्टी देनी है जो कि आपके सामने लिखी हुई है एक्शन। इस एक्शन पे जाने के बाद यहाँ पर रेसिपी मैनेजमेंट की ये जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है इसको इरेज करो। नेक्स्ट फिर से अपने फंक्शंस में जाओ, ऑल पे जाओ, और यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही होगी ACK। ACK नाम की जो प्रॉपर्टी है उस पर आपको बस एक बार क्लिक करना है, तो ACK स्पेस टैग नेम, तो हमारा जो टैग नेम है वो बेसिकली क्या है, ए है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ACK ए, सिंपल सा यहाँ पर हमने लिख दिया। नेक्स्ट उसके बाद वैलिडेट किया, कन्वर्ट, ओके, रन टाइम। तो जब हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अभी तक रेड है। ठीक, पूरी जो वैल्यूज है वो रेड है। अगर मैं यहाँ पर ACK प्रेस करता हूँ तो जैसे ही मैं ACK प्रेस करूंगा ये जो वैल्यू है ये ब्लर हो, मतलब एक तरीके से जो कलर है ब्लैक कलर है वो ब्लैक कलर में यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी और यहाँ पर लिख के आ जाएगा ACK। इसका मतलब ये है कि किसी बंदे ने जो अलार्म है उसको देख लिया है, मीन्स जो वैल्यूज ये फ्लक्चुएट हो रही है
वो कोई बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है, सिस्टम पे बैठा हुआ है, चाहे वो वहाँ कंपनी या इंडस्ट्री जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर कोई एक बटन को प्रेस करके यहाँ पर सिंपल सा बता देगा। वहाँ पर भी एक्नॉलेजमेंट का एक बटन होगा बेसिकली, तो वो अगर दबा देता है तो ये यहाँ पर AC के लिख के आ जाएगा। ठीक, इससे ये होगा कि हमारी जो वैल्यूज फ्लक्चुएट कर रही हैं वो इंजीनियर ने देख ली है। ठीक है, तो इससे फालतू का जो भद्दड़ मचती है वो भद्दड़ नहीं मचेगी, या सिंपल सा जो वैल्यूज हैं वो आगे फ्लक्चुएट नहीं करेगी। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। सर ये यस सर। ग्रुप क्या दिया हुआ है? क्या चीज? सर ग्रुप, जो ग्रुप नेम दिया हुआ है ये नहीं सर, ये क्या है? ये इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यस सर। कि ग्रुप नेम दे रखा है। ग्रुप नेम यहाँ पर सिस्टम से वैल्यूज आ रही हैं तो सिस्टम दे रखा है केवल। ठीक है, अगर बाहर से कोई वैल्यूज आएंगी तो वो बाहर का सिस्टम रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पर अभी हमारे पास इन ग्रुप सिस्टम आ रहा है, मतलब ग्रुप सिंपल सा सिस्टम का है, सिस्टम जनरेटेड वैल्यूज है। ठीक है, अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो सिस्टम जनरेटेड वैल्यूज है ना, इसलिए ये देखो यहाँ पर ग्रुप दे रखा है, ये ग्रुप में हमारा सिस्टम जनरेटेड वैल्यूज है। ठीक है, देखो ये सिस्टम जनरेटेड, अभी हम लोग ने कोई ऐड नहीं किया है। अगर हम लोग यहाँ पर कोई ऐड कर देते हैं, जैसे मान लो अभी जब हम लोग PLC SCADA कम्युनिकेशन जब करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को ऐड करना पड़ता है चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर हमें कम्युनिकेशन, अभी आपने वो नहीं पढ़ रखा है, क्या कहते हैं, एक्सेल कम्युनिकेशन। तो एक्सेल कम्युनिकेशन में भी बेसिकली हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में, तो हम लोग यहाँ पर कम्युनिकेशन एक पाथ बनाते हैं, है ना, तो वो बेसिकली आ जाएगा यहाँ पर लिख के कि भाई कहाँ से वैल्यू आ रही है। ये तो अभी इन सिस्टम वैल्यू है। ठीक, अगर PLC से कोई वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा PLC वैल्यू। ठीक है, तो वो बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सब, हाँ बताइए। सर यहाँ पे जो हम लोग की जो वैल्यू वाली वहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, जैसे हाँ कुछ डिफरेंस, जैसे लिमिट में हमारी आ रही है 41 और इसमें आ हाँ रही है 41 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो जो हाँ हाँ। समथिंग वाली वैल्यू होती है सर वो हमारी एरर होती है। एरर क्या है, बेसिकली सिंपल सा ये समझो कि लेट हो गया, मतलब अगर धीरे धीरे हमारी वैल्यूज बढ़ रही हैं 40 से 41 42, धीरे धीरे वैल्यूज बढ़ रही हैं, तो यहाँ पर एरर भी बहुत माइन्यूट सा होगा। ठीक है, एरर भी बहुत माइन्यूट सा होगा कि भाई 40 पे आना था या 41 पे हमारी वैल्यूज यहाँ पर आनी थी, बट आई कितने में, 41.11 पे वैल्यू आई, तो 0.11 का जो वो हुआ लेट या एरर कह सकते हैं सिंपल सा, तो ये किस लिए आ रही है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे चल रही है। बट अगर यहाँ पर एरर बहुत ज्यादा आता है तो हम ये समझ जाएंगे कि जो वैल्यू है वो सडन चेंज हुई है, सडन राइज हुई है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली सिंपल सा ये वैल्यूज इसलिए रखी जाती है जिससे आप ये समझ पाए कि प्रोसेस में चेंज कैसा हो रहा है, सडन चेंज हो रहा है कि आराम से धीरे धीरे जो नॉर्मली चेंज होता है वो हो रहा है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, समरी की जगह पे हमारे पास यहाँ पर हिस्टोरिकल भी है, तो हम हिस्टोरिकल पे क्लिक करके ओके करते हैं। अब देखते हैं हिस्टोरिकल में क्या चेंजेस आता है। तो आपके सामने यहाँ पर हिस्टोरिकल में आप देख पा रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पर सारी वैल्यूज दिखाई दे रही हैं, कि जो हम लोग ने अभी तक यूज़ किया था वो सारी की सारी पिछली वैल्यूज भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये जनरली यूज़ किया जाता है क्योंकि हमें पुरानी वैल्यूज भी देखनी रहती है। ठीक, तो यहाँ पर अभी कहाँ वैल्यू है देखो जरा, 24 का मतलब है ये अभी लो में है। तो देखो यहाँ पर रिसेंटली ये लो का LO का यहाँ पर स्टेट दिखा रहा है, सिंपल सा देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, अभी स्टेट क्या है, सिंपल सा ये तो टाइप है और ये स्टेट है कि अभी हमने एक्नॉलेज नहीं किया है। जैसे ही मैं एक्नॉलेज का बटन दबाता हूँ यहाँ नीचे ऑटो स्क्रॉल, मतलब अपने आप ही यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक, और वैल्यू आने के बाद यहाँ पर क्या बोलेगा, एक्नॉलेज, तुमने लो पे एक्नॉलेज कर लिया है। अब हाई अगर वैल्यू गई धीरे से 40 से ऊपर गई तो यहाँ पर देखो हाई आया, देन सिस्टम। सिस्टम बेसिकली यहाँ पर क्या है, थोड़ा रिजर्वरी वाला टाइप का है कि भाई तुम्हारी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे आ रही है तो थोड़ी सिस्टम में जा रही है, थोड़ा हाई दिखा रही है केवल। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं एक्नॉलेज करता हूँ यहाँ देखिए एक्नॉलेज किया जाएगा, हाई पे एक्नॉलेज। ठीक, फिर उसके बाद अगर यहाँ पर मैं और ऊपर करता हूँ तो देखिए ऑटो स्क्रॉल होगा। आई थिंक ये अभी ऑटो स्क्रॉल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने इंटरवल नहीं चेंज किया है। जैसे मैं 80 के ऊपर जाता हूँ देखो ऑटो स्क्रॉल हो गया। ऑटो स्क्रॉल का सिंपल सा मतलब है अपने आप ही ये ऊपर आ गया। ये देखो ये है, ये अपने आप ही नई वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, देन उसके बाद एक्नॉलेज करेंगे तो अपने आप ही ये देखिए ऊपर चला गया। अगर मैंने ऑटो स्क्रॉल को इनेबल ना कर रखा होता तो मुझे मैनुअली ये जो आपको बगल में दिखाई दे रहा है इसको स्क्रॉल करना पड़ता। ठीक,
तो ये फ़ायदा होता है अलार्म में। ठीक, यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज दिखाई दे रही है। अच्छा, एक चीज़ और समझो, यहाँ पर ये जो 40.5 की वैल्यू दिखाई दे रही है, ये ब्लू कलर से दिखाई दे रही है, बाकी रेड और ब्लैक कलर से दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास जो हम लोग ने इंटरवल सेलेक्ट किया था अलार्म में, हमने जो इंटरवल सेलेक्ट किया था उसमें 40 से लेके 41 के बीच की जो वैल्यू है वो किसी भी इंटरवल को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। आपने जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, 40 हमने लास्ट लिमिट यहाँ की लो की ली और 41 यहाँ पर हाई लिमिट की स्टार्टिंग लिमिट ली। तो इसके बीच की जो वैल्यू है जो कि है 40.1, 40.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 41, तो उसके बीच की जो वैल्यूज है वो यहाँ पर किसी भी इंटरवल में रिप्रेजेंट नहीं की गई हैं। तो ये क्या कर रहा है अलार्म, बेसिकली उस चीज को अपने आप ही से किसी ना किसी इंटरवल में डाल दे रहा है। जैसे कि इस वैल्यू को उसने हाई इंटरवल पे डाला है, इस वाली वैल्यू को उसने लो इंटरवल में डाला है। ऐसा क्यों? ऐसा समझो कि जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, तो ये जो वैल्यू होती है वो लो में रखता है, और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं, तो ये वैल्यू जो है वो हाई में रखता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हाई दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पर उसी वैल्यू को वो लो में रख दे रहा है, फिर उसी वैल्यू को ये फिर से लो में रख दे रहा है। अगर हम फिर से फ्लक्चुएट करते हैं, जैसे ऊपर से नीचे अगर हम आए, तो देखिए उस वैल्यू को उसने क्या किया, हाई में रख दिया। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। मैं क्योंकि ऊपर से नीचे आया था तो वो उस वैल्यू को यहाँ पर हाई में रख दिया। ठीक, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू छूटे ना, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि हर पर्टिकुलर वैल्यू पे हमारे पास कोई ना कोई इंटरवल ज़रूर होना चाहिए, कोई ना कोई टाइप ज़रूर होना चाहिए कि वो किस टाइप का है, लो टाइप का है, वेरी लो टाइप का है, हाई टाइप का है या वेरी हाई टाइप का है, ठीक है। तो अलार्म में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारे पास अलार्म में एक बटन होता है जिससे हम एक्नॉलेज करते हैं, और एक हमारे पास वेरिएबल कोई कुछ भी हो सकता है, सेंसर हो सकता है, स्लाइडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पर वेरिएबल इनपुट्स प्रोवाइड करेगा, जिसकी मदद से हम लोग ये पता कर पाएंगे कि हमारी जो वैल्यू है वो कहाँ है, लो पे है, हाई पे है, वेरी हाई पे है, या सिंपल सा नॉर्मल पे है, ठीक है। तो ये बेसिकली छोटा सा अलार्म रहता है। अब बताओ इसमें कोई डाउट किसी को? सर जो इसमें प्रायोरिटी लिखी हुई है 1, 250, 500, 750, वो उसका क्या मतलब? कहाँ पर ये प्रायोरिटी? सर इसी में जो यस सर, यस सर। हाँ, प्रायोरिटी तो बेसिकली आप किसको तवज्जो देना चाहते हैं। मान लीजिए हमने बहुत सारे प्रायोरिटीज बना दी, ठीक है। मतलब हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अलार्म है। एक अलार्म ए के लिए, एक अलार्म बी के लिए, सी के लिए है, डी के लिए है। तो उसमें बेसिकली हमारे पास कौन सी वैल्यू पहले आनी चाहिए, ठीक है, कौन सी प्रायोरिटी हम सबसे पहले देंगे। तो यहाँ पर 0 से लेके या 1 से लेके 99 तक हमारे पास प्रायोरिटी रेशियो है। हम इसको अगर 4 करना चाहें तो हम 4 भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होगा, बेसिकली हमारे पास बस 4 ही प्रायोरिटीज़ हैं, तो 4 ही प्रायोरिटीज़ को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमने इसको 99 कर दिया तो यहाँ पर प्रायोरिटीज़ हम लोग बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने का सिंपल सा मतलब ये है कि जब हमारे पास यहाँ पर जो प्रोवाइडर है, कहाँ गया, ये जो प्रोवाइडर है वो बढ़ जाएंगे। प्रोवाइडर अभी हमने एक ही यूज़ किया है, मीन्स ए को यूज़ किया है अभी, ठीक। अभी अगर हम बी यूज़ करें, सी यूज़ करें, क्योंकि अलार्म में तो बेसिकली हम लोग के पास वेरिएबल्स बहुत सारे होंगे ना। हम लोग इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लिमिट सेंसर्स यूज़ करेंगे, बहुत सारे टेम्परेचर सेंसर यूज़ करेंगे, फ्लो सेंसर, और आरपीएम वाले जो सेंसर्स होते हैं जो आरपीएम को मेजर करते हैं, सिंपल सा, वो बहुत सारे होंगे। तो उसमें कौन सा प्रोवाइडर को कितनी हम लोग को प्रायोरिटी देनी है, वो सिंपल से यहाँ पर डिफाइन है, ठीक है। तो हम 1 से लेके 99 तक, ओ सॉरी 999 तक हम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। और कुछ किसी को? आगे मूव करें। यस सर। इसको करके देखना। नेक्स्ट हमारा है एक्सेल कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो, ये इंपॉर्टेंट है एक्सेल कम्युनिकेशन। मैंने एक न्यू स्लाइड ली है जिसका नाम मैंने एक्सेल कम्युनिकेशन रखा है। एक्सेल कम्युनिकेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि हम यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। दोनों के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अलग अलग हैं। एक वंडरवेयर के द्वारा बनाया गया है और एक हमारा MS ऑफिस के द्वारा बनाया गया है। तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा वो हम लोग अब देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि हम जानते हैं कि क्या है, स्लाइडर है।
स्लाइडर लेने के बाद हमने उसके नीचे हैशटैग लिख लिया, डबल क्लिक किया। अब इसका कुछ अलग नाम दे देते हैं, इतनी देर से हम लोग ए ही ले रहे हैं, अब हमने इसका बी नाम दे दिया। नेक्स्ट ओके किया। तो यहाँ पर पहले से मुझे लगता है मैंने बी नाम सेव कर रखा था, बी नाम सेव था, बट मुझे यहाँ पर अलार्म डिटेल नहीं चाहिए, मुझे अब यहाँ पर केवल और केवल डिटेल चाहिए, क्योंकि मैं अलार्म यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक, तो मैंने क्या किया, केवल अलार्म डिटेल को हटा के केवल डिटेल पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अभी तक मैं कोई भी चेंजेस नहीं करता था। यहाँ पर मैंने अभी तक आपको सिर्फ मेमोरी रियल के बारे में बताया है कि बेसिकली होता क्या है मेमोरी रियल, मेमोरी डिस्क्रीट के बारे में भी मैंने आपको बताया है। बट अब मैं यहाँ पर चेंजेस करूँगा, क्योंकि अब ध्यान से समझना, मेमोरी का मतलब होता है, मेमोरी का मतलब होता है कि जो भी डेटा आ रहा है, जो भी डेटा आपका आ रहा है, डेटा जो भी आपका आ रहा है वो इस स्काडा सॉफ्टवेयर के मेमोरी के अंदर, मींस लोकल मेमोरी के अंदर सेव हो रहा है। ठीक है, मेमोरी के अंदर सेव हो रहा है, मींस कहीं जा नहीं रहा है, किसी और सॉफ्टवेयर में जा नहीं रहा है। बट अगर मुझे यहाँ पर किसी सॉफ्टवेयर में कम्युनिकेशन कराना है, तो मुझे बेसिकली यहाँ पर जो टाइप है, ये टाइप आपको दिखाई दे रहा है, इसको चेंज करके IO करना पड़ेगा। IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। ठीक है, इनपुट और आउटपुट। इसमें सिंपल सा क्या मतलब है कि हमारी जो वैल्यूज आ रही हैं, जो डाटा आ रहा है, वो अब किसी सॉफ्टवेयर के लिए इनपुट होगा, और वहां से आने वाला जो डाटा है वो यहाँ के लिए आउटपुट होगा। मतलब इनपुट आउटपुट का सिंपल सा यहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज होगा। ठीक, उसको चेंज कैसे किया जाता है, देखो यहाँ पर हमने टाइप पे क्लिक किया। टाइप पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर मेमोरी रियल लिखा हुआ है, जो कि जब हम सॉफ्टवेयर का कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं तो यूज करते हैं, और जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पर इनपुट आउटपुट मींस IO रियल का यूज करते हैं। यहाँ पर बेसिकली अभी 3 ही दिखाई दे रहे हैं, तो हम थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, F ले लेते हैं। जब इसको सेव करते हैं तो यहाँ पर डिफाइन के लिए बेसिकली मांगेगा। तो अब देखिए यहाँ पर कोई न्यू टैग है, जिसके लिए यहाँ पर हमारे पास बेसिकली इतने सारे टाइप दे रखे हैं। सबसे पहला है मेमोरी डिस्क्रीट। मेमोरी डिस्क्रीट हम लोग ने बटन के लिए यूज किया था। इनपुट आउटपुट डिस्क्रीट हम लोग तब यूज करेंगे जब हमें उस बटन से रिलेटेड इनपुट आउटपुट करना है। ठीक, मीन्स हमें किसी और सॉफ्टवेयर में उस बटन का डेटा भेजना है, तो हम यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिस्क्रीट करेंगे। इनडायरेक्ट डिस्क्रीट भी उसी कैटेगरी का है। नेक्स्ट मेमोरी इंटीजर। मेमोरी इंटीजर का मतलब होता है कि हमारे पास कोई नंबर है जो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक का है, उसको अगर हमें सिंपल सा मेमोरी के अंदर रखना है। जैसे आपको याद होगा जब आपने स्क्रिप्ट लिखी थी, ऑटोमेटिक इंक्रीज या ऑटोमेटिक डिक्रीज की स्क्रिप्ट लिखी थी, तो उस टाइम पे आपने जो वेरिएबल लिया था आई, उसको आपने यही सेव किया था, मेमोरी इंटीजर नाम से सेव किया था। पीछे जाके आप दोबारा उसको देखिएगा, जो आपने विंडोज स्क्रिप्ट लिखी थी जिसमें ऑटोमेटिक इंक्रीज ऑटोमेटिक डिक्रीज किया था, उसमें आई को जब डिफाइन करने के लिए मांगा था, तो आपने वहां पर उसको मेमोरी इंटीजर नाम से सेव किया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसे ही है, इनपुट आउटपुट इंटीजर मीन्स आपको उस नंबर को कहीं भेजना है। फिर उसके बाद यहाँ पर मेमोरी रियल। रियल बेसिकली एनालॉग वैल्यू के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एनालॉग है तो यहाँ पर रियल पहले से सिलेक्टेड है, पर मेमोरी करना है कि इनपुट आउटपुट करना है, ये चीज़ हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमें इनपुट आउटपुट करना है, क्योंकि मुझे इस सॉफ्टवेयर का जो इस डाटा का जो डाटा है वो एक्सेल पे भेजना है, तो इनपुट आउटपुट रियल। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर मैसेज के लिए इनपुट आउटपुट मैसेज दे रखा है, मेमोरी मैसेज दे रखा है, मीन्स अगर हमें टाइप करना है कोई मैसेज इसी के सॉफ्टवेयर के अंदर लोकल मेमोरी के अंदर, तो हम मेमोरी मैसेज करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पर इनपुट आउटपुट मैसेज करेंगे। अभी हम इसका भी यूज़ करेंगे, ठीक है, आगे चल के। बट अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, इनपुट आउटपुट रियल को सेलेक्ट करके ओके करके, यहाँ पर जैसे ही, अब ध्यान से समझना, जैसे ही हमने यहाँ पर इनपुट आउटपुट रियल किया, वैसे ही हमारे पास यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये एक विंडो अभी नई यहाँ पर ऐड हुई है। यहाँ पर एक नई विंडो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग ऐड हुई है। ठीक है, ये पहले नहीं थी। ठीक, जैसे ही आप इनपुट आउटपुट रियल करेंगे वैसे ही ये विंडो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ठीक, अब इसमें हमें काम करना है, क्या लिखा हुआ है, एक्सेस नेम। 10 मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक्सेस नेम। एक्सेस नेम बेसिकली यहाँ पर आपको आपके जो भी आप पाथ देंगे, जो भी आप यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से, वो बताना पड़ेगा। कैसे आप कर रहे हैं, क्या प्रोटोकॉल है, कौन सा पाथ है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी पड़ेंगी। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले एक्सेस नेम पे क्लिक करना है। देन एक्सेस नेम पे क्लिक करने के बाद
यहाँ पर हमें एक्सेस नेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अभी कोई भी एक्सेस नेम नहीं है। यहाँ पर सिंपल सा गैलेक्सी लिखा हुआ है। गैलेक्सी का मतलब सब कुछ होता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब डायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये बेकार है। हमें यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है। जैसे ही मैंने ऐड पे क्लिक किया वैसे ही हमारे पास यहाँ पर एक्सेस कुछ पूछ रहा है, नोड नेम कुछ पूछ रहा है, एप्लीकेशन, टॉपिक नेम, विच प्रोटोकॉल, एडवाइस या व्हेन टू एडवाइस सर्वर, मींस यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ेगी। तो ध्यान से समझना, एक्सेस जो भी है वो हमारा रैंडम नेम है, मींस आप जो भी आपने पाथ का नेम रखना चाहते हो वो रख सकते हो। मतलब मैंने यहाँ पर रखा A2। A2 मेरा क्या है, कोई भी एक्सेस नेम यहाँ पर रैंडमली मैंने चूज कर लिया है, ठीक है। एक्सेस नेम A2 मैंने चूज कर लिया, यहाँ पर आप कोई भी रैंडम नेम चूज कर सकते हो। नेक्स्ट, नोड नेम हमारा जो होता है वो ब्लैंक रहता है, इसमें कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं लिखना है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन नेम। एप्लीकेशन नेम ये यहाँ पर वो नाम है जिस सॉफ्टवेयर से हम कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा नाम हम देंगे बताइए, यहाँ पर किसका नाम देखें? MS Office। हाँ, यहाँ पर हमें एक्सेल का नाम लिखना है, MS ऑफिस का नाम नहीं लिखना है, एक्सेल का नाम लिखना है बेसिकली, ठीक। यहाँ पर केस सेंसिटिव नहीं है ये, यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मतलब चाहे आप कैपिटल में लिखना चाहें एक्सेल तो आप कैपिटल में लिख सकते हैं, नहीं तो स्मॉल में भी आप लिख सकते हैं, कोई उसके लिए इशू नहीं है, ठीक। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्सेल पे आप यहाँ पर आगे कुछ नहीं लिखेंगे। मीन्स ऐसा आप सोचे कि यहाँ पर आप एक्सेल 2003 लिखते हैं या एक्सेल 2007 लिखते हैं या 16 लिखते हैं, क्योंकि सबके लैपटॉप में एक्सेल का वर्जन पड़ा रहता है, मीन्स ईयर पड़ा रहता है, तो सोचेंगे कि यहाँ पर आप यहाँ पर ईयर लिखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। केवल यहाँ पर स्मॉल में या कैपिटल में आप एक्सेल लिख सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक नेम। टॉपिक नेम बेसिकली यहाँ पर वो नेम होता है जो आप एक्सेल के फाइल का नेम लिखने जा रहे हो, मींस एक्सेल की फाइल का नेम जो भी आप बनाओगे वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो अभी तक मैंने एक्सेल का कोई फाइल तो बनाया है नहीं, तो उसको लिखने का तरीका क्या है, हम रैंडमली कोई भी नेम ले देते हैं, उसको लिखने का तरीका ध्यान से देना, स्क्वायर ब्रैकेट ऑन, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ, उसके अंदर हमें यहाँ पर कोई भी रैंडम नेम ले लेता हूँ मैं, जैसे कि ABCD, मैंने एक एक्सेल की फाइल बनाई, उसका एक्सटेंशन लिखना होता है। एक्सटेंशन क्या होता है आपको पता है, .jpg, .mp4, .txt, इस तरीके से बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं। एक्सेल के एक्सटेंशन का यहाँ पर हम लोग कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं XLSX। ये बेसिकली जो एक्सेल है उसका 2003 का 2007 से अबव के एक्सटेंशंस का है, ये सिंपल सा जो आप ये देख पा रहे हैं XLSX, ये 2007 से अबव मीन्स जो अपडेटेड वर्जन है उनका एक्सटेंशन ये है। और जो 2003 का एक्सेल होता है, किसी के पास शायद मे बी 2003 का हो, तो 2003 के लिए जो एक्सटेंशन यूज होता है वो होता है ये XLSX, ठीक है। और 2007 से अबव वाले के लिए जो एक्सटेंशन यूज होता है वो यूज होता है XLSX। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना आप लोग भूल जाएंगे, क्योंकि किसी के लैपटॉप में 2003 वाला सेफ रहता है, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, वो अगर ये वाला एक्सटेंशन डालेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट, हमारे पास यहाँ पर एक्सटेंशन डालने के बाद हमें यहाँ पर, आप लोग अगर एक्सेल पे काम किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पर हमारे पास शीट 1, शीट 2, शीट 3 इस तरीके से डिफरेंट पेजेस होते हैं। उन पेजेस में से हमें किस पेज में काम करना है या किस पेज पे हमें डाटा को भेजना है वो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर शीट 1 पे हमें डाटा भेजना है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली शीट 1 लिखा है, इसके बीच में कहीं पर भी स्पेस मत दीजिएगा, यहाँ पर डायरेक्टली शीट 1 दीजिएगा, ठीक है। विद यहाँ पर कोई भी स्पेस हमने लगाई नहीं है, डायरेक्टली बस स्क्वायर ब्रैकेट ऑन किया है, अपनी फाइल का नाम लिखा है, उसका एक्सटेंशन लिखा है, ब्रैकेट को बंद किया है, और उसके बाद हमने यहाँ पर शीट 1 या जो भी हमारे पेज का नाम है, शीट 2, शीट 3, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर शीट 1 लिख के खत्म कर दिया। नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास
बोल रहा है विच प्रोटोकॉल टू यूज। अब मेरा क्वेश्चन आप लोग से ये है कि क्या होता है प्रोटोकॉल, व्हाट इज प्रोटोकॉल? किसी को पता है प्रोटोकॉल के बारे में? ये पूछा जाता है कभी भी इंटरव्यू में आप जाएंगे तो प्रोटोकॉल के बारे में पूछ लेगा। सर ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। बिल्कुल सही, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है किसी भी आप मान लीजिए आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन को डिफाइन करने के लिए एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं जो आपने शायद में भी क्या नाम है अपने लाइफ में नहीं सुनी होगी। तो सबसे पहली प्रोटोकॉल है डीडी और दूसरी है हमारे पास सूटलिंक। हम लोग ने जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाला होगा या कम्युनिकेशन ब्रांच का कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज रखा होगा तो उसको पता होगा जैसे हमारे पास 3G और 4G या 2G के लिए CDMS और GSM, इस तरीके से बहुत सारी प्रोटोकॉल होती है जो कम्युनिकेशन में यूज होती है। ठीक, बेसिकली बट यहाँ पर हमारे पास इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन या सिंपल सा स्काडा में हमारे पास दूसरी तरीके की प्रोटोकॉल यूज होती है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास DD लिखा हुआ है। DD का फुल फॉर्म होता है अपने कॉपी में लिख लीजिए, डीडी का फुल फॉर्म बेसिकली डायनेमिक डेटा एक्सचेंज होता है। फिर से बोल दे रहा हूँ, डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। ठीक, डायनेमिक डेटा एक्सचेंज को हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सूटलिंक का कोई भी यहाँ पर फुल फॉर्म नहीं है, बेसिकली एक प्रोटोकॉल है जो कि ओपीसी सर्वर में यूज होता है। यहाँ पर कुछ कुछ PLCs ऐसी होती हैं जो ओपीसी सर्वर पे काम करती हैं। ओपीसी का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा, ओपन प्लेटफॉर्म फंक्शन, इस तरीके से कुछ होता है ओपीसी। हाँ, इसी तरीके से कंप्यूटरिंग, ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म कंप्यूटिंग ऐसे करके इसका फुल फॉर्म होता है। तो उन सर्वर पे सपोर्ट करने वाली PLC जो हैं उस पे हमारे पास सूटिंग का ये प्रोसेस यूज होता है। बट हमें यहाँ पर डीडी का फुल फॉर्म, मतलब डीडी का जो प्रोटोकॉल है वो यूज करना है। तो मैंने डीडी सेलेक्ट किया। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हेन टू एडवाइस सर्वर, मींस मुझे यहाँ पर सिंपल सा एडवाइस ऑल आइटम्स को करना है। मुझे जितने भी आइटम्स यहाँ पर चाहिए वो एक्सेल पे मूव होने चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद ओके किया, क्लोज किया। ये मेरा एक्सेस नेम यहाँ पर डिफाइन हो चुका है। अब हमें यहाँ पर आइटम का मतलब होता है पर्टिकुलर एड्रेस, मीन्स आपको एक्सेल पे आपने शीट 1 को तो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको रो और कॉलम, वहाँ पर बहुत सारे रो और कॉलम के बॉक्सेस बने होते हैं। ठीक, उस रो और कॉलम के बॉक्सेस में से किस बॉक्स से कम्युनिकेशन करना है। तो हमें यहाँ पर सिंपल सा बताना पड़ेगा कि मुझे रो 1 या रो 2, सॉरी यहाँ पर मैंने क्या गलती करी, ये 0 होगा। आइटम पे गया, मैंने R2 दिया। R2 का सिंपल सा मतलब है रो 2। C2 का मतलब है कॉलम 2। यहाँ पर पूरा रो नहीं लिखना है, केवल R मीन्स रो, C मतलब कॉलम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर R2 कोई भी स्पेस कॉमा नहीं, C2 लिख दिया। नेक्स्ट उसके बाद सेव कर दिया, क्लोज कर दिया, इसको मिनिमाइज कर दो। अब एक्सेल पे मूव करो क्योंकि एक्सेल को हमें खोलना है। तो मैंने अपने, देखिए मेरे पास जो एक्सेल पड़ा हुआ है वो 2016 का एक्सेल है। ठीक, किसी के पास 7 का होगा, किसी के पास 10 का होगा, किसी के पास 18 का होगा, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। 2007 से जितने भी अबव हैं वो सब में जो एक्सटेंशन पड़ता है वो XLSX पड़ता है, और जो भी 2003 का है वो उसमें XLS पड़ता है। मैंने ये लिख के दिखा दिया था आपको। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है ब्लैंक वर्कबुक, तो मैंने यहाँ पर